गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रतिलोम एवं व्युत्क्रमणीय फलन को समझेंगे। यह लेक्चर आप अच्छे से समझें, इसके लिए आपको फलनों के संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से संबंधित मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे सारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लॉकडाउन में किसी स्टूडेंट की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना का करना है, अपने स्टडी का नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, प्रतिलोम फलन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। इसको हम एक पहले एग्जाम्पल लेते हैं इसका फलन का। माना हमारे पास कोई फलन f a से b में है, ठीक। तो इसको मैपिंग से दिखाते हैं। माना समुच्चय a है और ये समुच्चय b है। समुच्चय a में अवयव x और समुच्चय b में y है। x जो है y से किससे जुड़ा हुआ है? फलन f के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम fx इज इक्वल टू y। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये अवयव y है, ये भी किसी नियम के द्वारा x से जुड़ा हो। माना वो फलन क्या है? g है। तो अर्थात gy बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा फलन g है, इसको क्या क्या लिखेंगे? g कहाँ कैसे है? g है b से a में। अब फलन f के लिए ध्यान देंगे, यहाँ पर जो प्रांत होगा वो समुच्चय a होगा और क्षय प्रांत क्या होगा? समुच्चय b होगा। लेकिन फलन g के लिए प्रांत समुच्चय b है और क्षय प्रांत समुच्चय a है। अब ये तो एक हमें थोड़ा सा क्या लग रहा है? थ्योरेटिकल चीज़ लग रही है। थोड़ा इसको देख ले, क्या ऐसा संभव है? तो इसके लिए हम थोड़ा क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एक यहीं पर ले लिया, जैसे हमने एक यहाँ पर समुच्चय c है हमारे पास, ठीक है, और समुच्चय ये d है, और ये फलन f के द्वारा है। c जो है किससे जुड़ा हुआ है? d से फलन f के द्वारा जुड़ा हुआ है। माना यहाँ पर एक अवयव x है और समुच्चय ये क्या लिखा जाएगा? इसको लिखेंगे f c से d में एक फलन है। और हमने इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि fx बराबर फलन को क्या है? 2x। अर्थात जो यहाँ पर y प्रांत में प्रांत में तो x है, लेकिन सह प्रांत में जो इसका प्रतिबिंब होगा वो क्या होना चाहिए? y अर्थात ये क्या होना चाहिए? 2x। इस प्रकार से तो क्या d भी c से जुड़ सकता है किसी नियम से, किसी फलन के द्वारा? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो हमने माना ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर ये g से जुड़ा हुआ है। और g को हमने कैसे डिफाइन किया है? यहाँ पर g को हमने डिफाइन किया है, g फलन है d से c। और हम ऐसा लिख सकते हैं कि जी एक्स बराबर x अपॉन 2। अब इसको हम x लिखें या क्योंकि 4 को बदल सकते हैं, या y लिखें, जी वाई बराबर y अपॉन 2, वो एक ही बात है, ठीक। तो ये क्या हो गया? हमने एक एग्जाम्पल लिया है और हमने देख लिया सीधे सीधे कि क्या हो सकता है। इस प्रकार से कोई फलन हो सकता है कि a से b में वो f से डिफाइन करें और b से उसको अगर उल्टा ले लें इसको तो क्या हो गया? इसको g से ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा हम यहाँ पर आते हैं। अब हम इनको इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं और इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं, जो हमने ये आगे देखते हैं। अब हम इसको लेते हैं, क्या है? जी वाई इक्वल टू कितना है? एक्स। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा अब कि एफ एक्स बराबर कितना है? वाई। यानी कि जो ये जी वाई इक्वल टू एक्स है, इसमें हम वाई बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रख देते हैं? एफ एक्स रख देते हैं। तो ये आ जाएगा जी, और वाई के स्थान पर हमने क्या रख दिया? यहाँ पर एफ एक्स रख दिया। तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हैं इसको। और ये किसके बराबर है? ये पहले से ये है एक्स के बराबर। या हम इसको क्या कर सकते हैं? जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स।
और इसको हम आई एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या ले लिया, एफ एक्स लिया, और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, वाई है। और ये एफ और एक्स इक्वेशन नंबर 2 से एक्स बराबर हम इसमें क्या रख देते हैं, जी वाई रख देते हैं। तो जी वाई बराबर हो जाएगा, अच्छा ये किसके इक्वल टू, ये तो वाई इक्वल टू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू वाई, या ये लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वाई, या इसको हम लिखते हैं आई वाई। अब हमने, आप एक नया चीज़ देखिए आपने यहाँ पर आई एक्स और आई वाई। इस आई एक्स को हम बोलते हैं तत्समक फलन। ठीक है, या आइडेंटिटी, आई आइडेंटिटी सही शब्द, ये हमने आई रखा है यहाँ पे, ये लेटर आई है यहाँ पे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी या तत्समक, तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। और जो ये हमने निकाला जी ओ एफ इजकल टू एक्स और एफ ओ जी, इसका उल्टा कर दिया, एफ ओ जी इजकल टू वाई, तो उस कंडीशन में जी को हम क्या बोलेंगे, जी को एफ का प्रतिलोम कहेंगे, जी को एफ का प्रतिलोम फलन कहेंगे। तो कोई फंक्शन एफ है, एफ के लिए जो उस, यदि जी ओ एफ इजकल टू क्या आ जाए, आई एक्स या और एफ ओ जी इजकल टू क्या आ जाए, वाई आ जाएगा, तो जी और एफ आपस में क्या कहलाएंगे, ये प्रतिलोम फलन कहेंगे। और जी को उस कंडीशन, क्योंकि एफ का प्रतिलोम है, तो जी को हम क्या कर सकते हैं, या हम जी को दिखा सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, जी को हम क्या दिखा सकते हैं, एफ इनवर्स के द्वारा भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो शब्द है तत्समक, ये आपने पहले भी जैसे पढ़ा होगा, तत्समक अवयव किसी, चलो इसको हम थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम सेट ऑफ माना जेड पे आते हैं। ठीक है, सेट ऑफ जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, पूर्णांकों का समुच्चय है जेड। अब इस जेड में देखो, अगर हम 2 है और 2 में कितना ऐड करें, यदि हम -2 ऐड कर देते हैं माना, तो कितना आता है, 0 आता है। तो इंटीजर्स के सेट में, इंटीजर्स के समुच्चय में, तो हम इस 0 को क्या बोलेंगे, योगात्मक तत्समक, क्या बोलेंगे, पूर्णांकों का योगात्मक तत्समक। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं, माना आर, आप बताइए क्या होता है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने जैसे देखा कि 2 इंटू 1/2 कितना होता है, 1। तो जो ये 1 आ रहा है, इसको वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, ये आ जाएगा गुणात्मक तत्समक। अच्छा, अब इसमें आते हैं जरा, इस प्रश्न में आप, इस एग्जांपल में आप देखिए, जेड बराबर क्या है, सेट ऑफ, हमने बोला सेट ऑफ इंटीजर। अगर हम इस, जो हम ये संक्रिया कर रहे हैं यहाँ पर, अगर जेड ना लेते हम यहाँ पर, हम एन ले लेते हैं, तो क्या तब भी 0 होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एन के लिए जो है -2 क्या है, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो उस केस में ना तो, अच्छा यहाँ पर जो -2 है, ये 1/2 है, ये -2 को हम बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम, क्या बोला जाएगा यहाँ पर, योगात्मक प्रतिलोम। और जो ये 1/2 है, इसको बोला जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे कि जेड की, जेड में हमने बोला कि जेड, जेड में तो ठीक है, ये डिफाइन है कि 2 है, तो 2 का क्या होगा, कोई योगात्मक प्रतिलोम भी होगा, और कोई क्या होगा, योगात्मक तत्समक भी होगा। ठीक है, अर्थात सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जेड में कोई जो हम पूर्णांक लेते हैं, वो क्या हो सकता है, व्युत्क्रमणीय उसका होगा, है ना, व्युत्क्रमणीय पूर्णांक होगा। उसी प्रकार से जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं, तो उसमें भी क्या होगा, कोई गुणात्मक, रियल नंबर्स में गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो गुणात्मक तत्समक भी होगा।
लेकिन जब हम ये फलन में बात करते हैं तो क्या किसी फलन का व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन जरूरी कि होना ही होना है? बिल्कुल उसी तरह से किसी फलन का भी क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो हमने अभी प्रतिलोम फलन निकाला इसको हम थोड़ा थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके लिए एक सेट, फिर वही माना सेट ए ले लिया हमने, ठीक है। और ए में है ए बी और सी, 3 अवयव हैं। और दूसरा समुच्चय हमारे पास बी है, ठीक है। बी में है 1 2 और इस तरह से अवयव हैं। ये एफ के द्वारा, एफ ए से बी में क्या है, फलन है। और ये इसका ए का प्रतिबिंब जो है यहाँ पर समुच्चय बी में 1 है, अवयव बी का प्रतिबिंब 2 है और अवयव सी का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि उस कंडीशन में एफ ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1, एफ बी कितना आ जाएगा, 2 और एफ सी कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब ऐसा फिर माना एक फलन क्या है यहाँ से बी से, और ये तो एफ किस में है, ए से बी में है। लेकिन एक फलन ऐसा है जी जो किससे, बी से और ए में है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फलन जी के लिए जी1 लेते हैं, माना जी1 कितना हो जाएगा, जी1 इजकल टू ए, जी2 इजकल टू बी और जी3 इजकल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जी ओ एफ और एफ ओ जी निकाल के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये यहाँ पर भी प्रतिलोम है। तो हमने निकाला जी ओ एफ एक्स माना, ठीक है। अब एक्स तो हमने बोला कि 4 है ना, तो जी और इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स। एक्स कहाँ से है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब जब एक्स बिलोंग्स टू ए तो यानी कि क्या हो सकता है, एक्स बराबर ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी। अब हम एक्स बराबर ए रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जी और ये आ जाएगा एफ ए। लेकिन एफ ए हमने अभी अभी देखा कितना है, 1। तो जी और एफ ए बराबर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। लेकिन जी 1 बराबर कितना आ गया, ए आ गया। उसी प्रकार से हम जी एफ बी भी निकाल सकते हैं। और जी एफ बी कितना है, 2 है। तो जी टू और जी टू कितना है, बी। और जी एफ सी इजकल टू जगह जी, और एफ सी कितना है, 3। और जी3 कितना आ गया, सी। तो ये हमारा क्या निकल गया, जी ओ एफ। इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एफ ओ जी। और आप देखिए कि एफ ओ जी हमारा कितना आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, 1 2 और 3। अगर एफ ओ जी कितना आता है, 1 2 और 3 आता है, तो हम बोलेंगे क्या है, जी और एफ क्या है, आपस में प्रतिलोम फलन है। तो ये आप स्वयं चेक करिए। और हमने कहा कि एफ ओ जी कितना आना चाहिए, जैसे एफ ओ जी जी1, एफ ओ जी वन जो आप निकालेंगे कितना आना चाहिए, 1। एफ ओ जी टू कितना आना चाहिए, 2। और एफ ओ जी थ्री कितना आना चाहिए, एफ ओ जी वन कितना आना चाहिए, 1। एफ ओ जी टू 2 आना चाहिए और एफ ओ जी थ्री 3। अगर ये बराबर आते हैं, है ना, 1 2 और 3 के बराबर आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे हैं। उस कंडीशन में जी को हम एफ का क्या बोलेंगे, प्रतिलोम फलन बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम कोई फलन ये आप लोग स्वयं करेंगे, थोड़ा मुझे लगता है ये आपसे हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक। अब हमने जो पिछला एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमने बोला कि जैसे यहाँ पर कि जरूरी नहीं कि माना हम कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका क्या होगा, कोई व्युत्क्रमणीय मतलब 2 है तो 2 कोई योगात्मक प्रतिलोम होगा, है ना। या यहाँ पर ये रियल नंबर्स में हमने लिया था आर पे, अगर हम इसको जेड में ले लें तो जेड के केस में जरूरी नहीं कि इसका क्या हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। और गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा तो गुणात्मक तत्समक भी नहीं, अस्तित्व नहीं होगा। उसी प्रकार से किसी फलन का ये आवश्यक नहीं है कि उसका क्या हो, गुणात्मक उसका प्रतिलोम होना चाहिए या उसका व्युत्क्रमणीय फलन का अस्तित्व होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं
तो ये और चीज़ ये क्लियर हो जाएगी हमें। फिर वही हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, समुच्चय ए है, इसमें अवयव हैं ए बी और सी। और एक हमारे पास दूसरा समुच्चय है, इसमें अवयव हैं, समुच्चय बी है ना, इसमें अवयव हैं 1 2 और 3। ठीक, अब हम ये कहते हैं कि ये एफ के द्वारा, फलन एफ के द्वारा ए जो है किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है। यानी कि ए का इमेज यदि माना 1 है, इसमें बी का इमेज कितना है 2 है, और सी का इमेज भी कितना है 2। तो हम देख रहे हैं क्या ये एफ जो है ए से बी में कैसा फलन है, ये देख रहे हैं। ये फलन कैसा है, बहुएक फलन है। कैसा फलन है ये, मैनी वन या बहुएक, मतलब एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब इसके केस में हम निकालते हैं कि एफ ए बराबर कितना हो जाएगा 1, एफ बी कितना हो जाएगा 2, और एफ सी कितना हो जाएगा 3। एफ सी भी 2 ही है, यहाँ पर 3 किसी का भी इमेज नहीं है। जो बी में है जो अवयव 3 है, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात ये इसको चलो एक और ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमने डी और ले लिया, यहाँ पर अवयव डी और ले लिया, और डी का इमेज कितना है यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर हमने कहा कि एफ डी कितना है 3 है। अब इसका हम थोड़ा सा उल्टा देखते हैं, और हम क्या निकालते हैं, हमने कहा कि क्या जी का भी अस्तित्व है, किसी फलन जी का अस्तित्व है या नहीं। तो G1 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A, G2 कितना आ जाएगा B। लेकिन हम अगर उल्टे देखो, उल्टे में लेते हैं इसको, जब हमने समुच्चय A से B में लिया तो ठीक है, हमने यहाँ पे लेकिन हम उल्टे में लेते G2 कितना है, एक तो B आ रहा है और G2 कितना आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है C। अब आप बताइए क्या ये फंक्शन हो सकता है। जैसा हमने फलन की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी कि क्या एक फलन क्या एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का बी में क्या होता है अद्वितीय, मतलब केवल एक इमेज होता है। तो ए तो ठीक है, ए जो है ए से बी में फलन तो ठीक है, एफ पॉसिबल है, लेकिन बी से ए में फलन इस परिभाषा के अनुसार संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि जो अवयव दो है, जो बी का देखो जी के लिए जो है, जी के लिए बी क्या हो जाएगा प्रांत हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा सह प्रांत हो जाएगा, है ना। किसके लिए, जब हम जी के लिए लेते हैं, जब फलन जी के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए बी प्रांत हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा सह प्रांत हो गया। तो हम देख रहे हैं प्रांत के जो अवयव दो हैं उसके दो क्या निकल रहे हैं प्रतिबिंब निकल। तो फलन की परिभाषा के अनुसार ये क्या है, फलन नहीं हो सकता। जी क्या नहीं हो सकता है, फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, फलन होने के लिए क्या जरूरी, हमने क्या चीज, अगर यहां पर ये बी और सी का एक ही प्रतिबिंब नहीं होता, माना अलग अलग प्रतिबिंब होते, तो उस केस में क्या होना था, ये एक एक ही होना था। ठीक है, तो अर्थात एफ का प्रतिलोम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ क्या होना चाहिए एक एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस प्रकार से हमें कुछ कंडीशन निकल गए कि कोई फलन का व्युत्क्रमणीय है, कोई फलन व्युत्क्रमणीय है। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि एफ क्या होना चाहिए, एफ का प्रतिलोम फलन हो, है ना। इसके लिए एफ क्या होना चाहिए एक एक ही होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, कोई फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। यहाँ पर एक लिया हमने, माना ये है ए बी और सी, और यहाँ पर हमने ले लिया कि यह है 1 2 3 और 4। ठीक, समुच्चय ए है माना ये, और समुच्चय बी है। ए से बी में ये एफ के द्वारा है परिभाषित है। ए का इमेज जो है 1, बी का 2 और सी का क्या है माना 3 है। ठीक है,
तो देखो ए से ये बी में क्या है, एक फलन है। कैसा फलन है ये एक एक की और साथ में अनाच्छादक या अंतः इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो एफ ए निकालते हैं, एफ ए कितना होता है 1, एफ बी क्या होता है 2 और एफ सी क्या होता है 3। ठीक, अब हमने कहा कि एफ फलन है, इसका प्रतिलोम फलन कितना है हमारा जी है, और जी कैसा है बी से ए में है। तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या जी का अस्तित्व है, अर्थात इसके पद या व्युत्क्रमणीय हो सकता है एफ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके सभी अवयवों क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हमने कहा कि जी वन कितना आ जाएगा ए, जी टू कितना हो जाएगा बी, जी थ्री कितना आ जाएगा सी, लेकिन जी फोर ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका तो कोई इमेज ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये फलन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, फिर वही हम फिर फलन की परिभाषा पे जाते हैं। फलन की परिभाषा क्या थी कि कोई संबंध जो है फलन होगा यदि क्या होगा, उसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक क्या होगा अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ प्रांत जी के लिए प्रांत क्या बन गया बी है, तो इसके प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, इमेज कहाँ पर होना चाहिए ए में होना चाहिए। तो ए का तो है, 2 का भी है, 3 का भी प्रतिबिंब है, लेकिन 4 का कोई प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब फलन की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता। ये कब कर पाता फलन की परिभाषा को पूर्ण, यदि क्या होता है ये 4 का भी प्रतिबिंब होता है यहाँ पर, अर्थात क्या होता है ये आच्छादक होता। अर्थात हमारे पास क्या निकल गई, दूसरी शर्त भी निकल गई है, या दूसरी कंडीशन निकल गई हमारे पास कि कोई फलन जो है व्युत्क्रमणीय होगा यदि क्या होगा उसका, यदि वह आच्छादक होगा, है ना। एफ हम लिखेंगे, एफ का प्रतिलोम होगा या एफ व्युत्क्रमण होगा, फलन एफ व्युत्क्रमणीय या इनवर्टिबल व्युत्क्रमणीय होगा यदि एफ क्या होगा आच्छादक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या निकल गया, कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा फलन, जब वो क्या होगा, एक तो एक ही होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए व्युत्क्रमणीय होना। फलन क्या होना चाहिए, एफ का प्रतिलोम फलन होगा या एफ व्युत्क्रमणीय होगा, इसलिए एफ क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 हमें क्या पता होना चाहिए कि एफ क्या होना चाहिए आच्छादक होना चाहिए। यदि कोई फलन इन दोनों शर्तों को पूरा करता है तो हम बोलेंगे कि फलन क्या है, फलन क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है। फलन क्या है व्युत्क्रमणीय। तो इसका अगर हम समराइज करें जो हमने ये पढ़ा कि कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा या नहीं होगा, तो कोई फलन व्युत्क्रमणीय होगा, है ना। तो व्युत्क्रमणीय होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1 क्यों क्या होना चाहिए एक ही होना चाहिए, और नंबर 2 क्या होना चाहिए वो आच्छादक। ठीक है, अब आपके पास जो प्रश्न आएंगे इससे संबंधित वो कैसे होंगे कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी फलन दे दिया, माना आर से एफ जो है, आर से आर में कोई फलन है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो आप बनेंगे आप पे वो ऐसा बनेगा कि फलन एफ आर से आर में कोई फलन है। ठीक है, और y बराबर माना दे दिया उसने कि 2x + 3। ठीक है, अब वो बोलेगा सिद्ध कीजिए कि ये फलन क्या है व्युत्क्रमणीय है, या y बोल दें या इसको fx बराबर 2x + 3 दे दिया। वो बोलेगा कि fx को सिद्ध करो कि ये क्या है व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो एक ही सिद्ध करना पड़ेगा और फिर क्या सिद्ध करना पड़ेगा आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। यदि हम ये चीज़ कर लेते हैं तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे एट होम एंड रिमेन सेफ।